हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से वर्कशॉप में। एक ऐसा वर्कशॉप जिसे हर एक बच्चा अटेंड करना चाहेगा, क्योंकि ये बहुत खास वर्कशॉप है बच्चा, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो एमएससी सिटी की एग्जाम देने वाले हैं और जिनका टारगेट है 99 से भी ज्यादा परसेंटाइल स्कोर करना। सारे बच्चों से एक बार जरा कंफर्म कर दो, क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? क्या आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं, अच्छे से देख पा रहे हैं? एक बार जरा कंफर्म कर दो चैट बॉक्स में। यस, क्योंकि ये बहुत खास वर्कशॉप है। इस वर्कशॉप में मैं स्पेसिफिक उन चीजों के ऊपर बात के बारे में बात करूंगा जहां पर आप उन चीजों को सुधार कर, उन चीजों को समझ कर आप 99 परसेंटाइल से भी ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। यस, तो अगर आपने पढ़ाई अभी तक शुरू नहीं की है, आपको लग रहा है कि सर मैं अभी काफी पीछे चल रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं कुछ बिजी था या नहीं कर पाया, या मैं आपके बैच में हूं बट बैकलॉग हो गया, कुछ ऐसे बहुत सारी चीजों से आप जूझ रहे हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? तो भाई व्हाट इज द बेस्ट पैटर्न? और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मुझे आज पहली बार देख रहे होंगे, ये सर है कौन, ये वर्कशॉप के लिए अनाउंसमेंट कर रहे थे यूट्यूब पे, कौन से सर हैं, इनके ऐप पे क्या है? तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि यार एग्जैक्टली मैं कौन हूं। तो मैं सोविन सर हूं, पिछले 15 साल से बच्चा केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर लगभग 1,90,000 से भी ज्यादा बच्चे हैं, और अप्रोक्सीमेटली 1,85,000 के आसपास तो बच्चे ऐसे हैं जिनको हमने कहीं ना कहीं एमएससी सिटी में गाइड किया है। एमएससी सिटी के लिए हमसे बच्चे जुड़े थे, तो कहीं ना कहीं इतने सारे बच्चों को हमने जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली बच्चा एमएससी सिटी के अच्छे अच्छे कॉलेजेस में हमने उनको पहुंचाया हुआ है। तो ये हमारी एक छोटी सी जर्नी है जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। और हमारा जो ऐप है बच्चा, वो ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप, जिसके ऊपर इस समय आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो। अब बात होने वाली कि सर ये जो सेशन ले रहे हो, ये जो वर्कशॉप ले रहे हो, ये एग्जैक्टली किसके लिए है? तो भाई ये उन बच्चों के लिए है जो एमएसटी सीटी की एग्जाम में बवाल मचाना चाहते हैं, कुछ कुछ अलग करना चाहते हैं कि सर कुछ ऐसा तरीका बता दो कि जिससे कम समय में मैं कुछ कर सकूं। ठीक है, अब ये कोई ऐसा नहीं कोई जादू मंत्र होने वाला है या कुछ एकदम बस सर ने बोला और हो गया। ये एक स्लो प्रोसेस है। तो इस स्लो प्रोसेस में जो जर्नी होगी आपकी पूरे 35 दिन 40 दिन की, उससे आपको कैसे लेके जाना है, और एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो कौन सी गलतियां नहीं करेंगे, कौन सी चीजों को ज्यादा फोकस करेंगे, वो सारी चीजें यहां पर हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा आपका, वो गारंटी है कि भाई 99 प्लस आएंगे। तो चलिए मैं बात करता हूं सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है कि यस, हाउ टू गेट 99 प्लस परसेंटाइल। बिल्कुल सही, हाउ टू गेट 99 प्लस परसेंटाइल इन एमएससी सिटी 2025। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका ख्वाब होता है 99 प्लस लाना। कुछ बच्चे होंगे जो शायद फ्रेशर होंगे और उनके नियर बाय कॉलेज में उनको एडमिशन चाहिए, जो आपके यहाँ पे लोकल कॉलेज होता है, ताकि बाहर निकलना ना पड़े, और वहां पे 95%, 98%, 97% पर भी एडमिशन मिल जाता है। तो हर बच्चे का अपना अपना चॉइस हो सकता है, बट 99 प्लस आ गया तो भाई आप मनचाहा कॉलेज ले सकते हो पूरे महाराष्ट्र के अंदर। अब बात होने वाली कि सर ये मनचाहा कॉलेज पाने के लिए हमको 99 तो लाना पड़ेगा, बट इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अब ये सोचो पहले, बहुत सारे बच्चे हैं, समझो कि अगर मैं मान के चलूं कि एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं, अब उनको अगर मैं इस समय जाके पूछूं कि आपको 99% डालेंगे, तो बच्चे, बहुत सारे बच्चों के माइंड में होता है कि सर शायद नहीं आ पाएंगे बिकॉज समय बहुत कम है और मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। जहां पर उस बच्चे ने बोल दिया कि मुझे लग रहा है कि मेरा नहीं आएगा, वहीं पर वो सच में 99 नहीं ला सकता। मतलब ये पूरा का पूरा गेम जो है ना बच्चा, बिलीव के ऊपर है। कितना ज्यादा आप अपने ऊपर बिलीव करते हो, कितना आपका ज्यादा पॉजिटिव माइंड सेट है। बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर आप इस समय इस मोड में हो कि सर मैं तो इस समय इस मोड में हूं और मैं जाना चाहता हूं कुछ इस मोड में, तो भाई आपको सबसे पहले अपने ऊपर बिलीव लेकर आना पड़ेगा। जो बिलीफ होता है, विश्वास जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, कि यार मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि मैं लेकर आऊंगा, क्योंकि मैं कर सकता हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होता है बिलीफ, दैट इज पॉजिटिव माइंडसेट। बिल्कुल सही सुन रहे हो। तो फर्स्ट जो है बच्चा स्ट्रेटेजी जो मैं लेने वाला हूं, उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है पॉजिटिव माइंडसेट। क्या है बच्चा? पॉजिटिव माइंडसेट। बिल्कुल सही सुन रहे हो। ये पॉजिटिव माइंडसेट है जो कि आपको सबसे पहले क्रिएट करना होगा। पॉजिटिव माइंडसेट में क्या करना होता है सर? अपने आप को बताना है कि ये मैं कर सकता हूं, यस आई विल डू दैट, आई कैन डू दैट। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने अपने जहन में ये बात डाल दिया कि मैं तो लेट शुरू कर रहा हूं, मैं तो कर ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मेरे को तो मैथ्स आता ही नहीं है, मेरे को तो फिजिक्स होती नहीं है, केमिस्ट्री तो मेरे को समझ में नहीं आ रही है, अगर ये एटीट्यूड आपके माइंड में आ गया, तो ये तो लिख लो पेपर पे कि आपको अगर एग्जाम के दिन कोई टीचर आके बताएगा भी तो भी 99 नहीं आएंगे। ये लिख लो पेपर पे। तो सबसे पहले क्या जरूरी है सर? सबसे पहले जरूरी है पॉजिटिव माइंडसेट। मतलब आपका जो माइंडसेट है वो आपके लिए तैयार है क्या? आप 99 लाने वाले हो क्या? इस बात के लिए वो रेडी है? नहीं रेडी है तो उसको रेडी कराओ कि भाई यस वी कैन डू दैट। क्योंकि ये राइटिंग पेपर नहीं है, ये एमसीक्यू का पेपर है, जहां पे थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा दिमाग लगाने का तरीका, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके आप 99 आराम से ला सकते हो। यस,
तो महाराष्ट्र के सिर्फ 2-4-10 बच्चे 90 नहीं लाते, बहुत सारे बच्चे 90 ला लाते हैं। मैं चाहता हूं कि जो बहुत सारे बच्चे होते हैं, जो टॉप कॉलेज में जो बच्चे होते हैं, उसमें आप जाओ यार। बाकी बच्चे अगर जो स्टडी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिनका माइंडसेट क्लियर नहीं है, तो वो 99 कैसे लाएंगे? तो आप वो माइंडसेट के साथ आगे बढ़ो, जिससे कि 99 लाने की स्ट्रेटेजी जो कि आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट, आपका पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। अगर पॉजिटिव माइंडसेट है तो काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर सेकंड पॉइंट क्या आता है सर? क्या आप माइंडसेट तो क्लियर है कि मैं 99 लाऊंगा, बट क्या उसके लिए आप डेडिकेटेड हो? क्या उसके लिए आप डेडिकेटेड हो? क्या आपको लग रहा है कि हाँ सर, मेरा डेडिकेशन लेवल उतनी लेवल का है कि मैं एकदम डेडिकेट तरीके से बैठता हूं? अगर मैंने कमिटमेंट कर लिया कि मैं 10 घंटा बैठूंगा, तो मैं सच में 10 घंटा बैठता हूं सर। अगर आपने कमिटमेंट किया 10 घंटे का और 10 मिनट भी नहीं बैठ सकते हो, तो भाई 99 की कैटेगरी आपके लिए नहीं है। फिर ये चीज आप चीटिंग कर रहे हो। तो पहला है कि पॉजिटिव माइंडसेट तो बना लिया कि सर मेरे को लग रहा है मेरे को 99 आ जाएगा, मैं करूंगा सर, मेहनत करूंगा। ये आपने अपने आप को विश्वास दिला दिया। क्या क्या बच्चा? आपने विश्वास दिलाया कि मैं 99 वाले कैटेगरी में आऊंगा। अब उसके लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। दैट इज कॉल्ड डेडिकेशन। अब होता क्या है कि आज का वर्कशॉप करने के बाद ना, बच्चे आज के दिन ना 10 घंटा पड़ेगा, लिख लो पेपर पे। बहुत सारे बच्चे होंगे आज का आज एकदम घिसेंगे बैठ के, लेकिन दूसरे दिन टाइट टाइट फिश। तो डेडिकेशन तो आ गया कि मैं 10 घंटा पढ़ूंगा, लेकिन उस डेडिकेशन में बच्चा कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है। तो तीसरा जो पॉइंट है, जो बहुत ज्यादा क्रुशियल पॉइंट है, कहते कि यार जब कंसिस्टेंसी आती है ना, तो बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हो जाते हैं। हथौड़ा लेके एक अगर किसी बड़े पत्थर को आप मार रहे हो, तो मारने से ऐसा लगेगा कि भाई क्या ही होने वाला है इस बड़े पत्थर पे, कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन बाद में एक समय आता है जब ऐसा लगता है कि यार ये पत्थर टूट के चकनाचूर हो चुका है। मांझी द माउंटेन मैन, जब वो हथौड़ी छीनी लेकर पहाड़ तोड़ने निकले, तो लोगों ने क्या बोला था? भाई पहाड़ तोड़ने चले हैं, ये पहाड़ टूटेगा क्या आपसे? लेकिन कंसिस्टेंसी वो चीज थी जहां पर उस पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना दिया गया। तो भाई ये 40 दिन आपकी जिंदगी के बहुत अहम दिन हैं। जिस बच्चे ने इस 40 दिन में कंसिस्टेंसी को पकड़ लिया कि अगर मैं प्लान कर रहा हूं कि मैं 10 घंटा पढ़ूंगा, तो मैं 10 घंटा भाई 40 दिन पढ़ने वाला हूं। ये कोई मिर्च मसाला नहीं है कि आज ये हो गया, आज वो हो गया, अरे ये चल गया, घर में वो आ गए, वो आ गए। वो नहीं चलेगा। मैंने अगर प्लान बनाया 10-12 घंटा 15 घंटा पढ़ने का, तो मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करूंगा। ये 3 पॉइंट जो मैं बता रहा हूं बच्चा, स्ट्रेटेजी के, अपने दिमाग में गांठ बांध लो, बांध लो एकदम। पहला, यस आई एम गोइंग टू गेट 99 प्लस परसेंटाइल। दूसरा, उसके लिए मैं पूरी तरह से डेडिकेटेड रहूंगा। कुछ भी हो जाए, मैं ये सब्जेक्ट उठा रहा हूं तो ये करूंगा, ये प्लान बना रहा हूं तो ये करूंगा, उसके लिए डेडिकेटेड होना चाहिए। और तीसरा, रोज करूंगा। आज सर का लेक्चर बैठ के आया हूं, बहुत जोश में हो तो सिर्फ आज करूंगा, बाकी दिन नहीं करने वाला हूं, ऐसा नहीं, रोज होने वाला है। ये आपका यहां पर आपका कंसिस्टेंसी के बारे में बता रहा हूं मैं। क्या ये चीज क्लियर है? सबको स्ट्रैटेजी समझ में आई क्या फॉलो करना है? क्या ये बात क्लियर है बच्चा? स्ट्रैटेजी समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं? रिवीजन भी आपको, आप अगर आपका पूरा सिलेबस हो गया तो आप रिवीजन के लिए भी यही प्लान बना सकते हो कि पहले तो अपने दिमाग को ट्रेन करो कि मेरा डेडिकेशन रिवीजन के लिए बहुत हाई होना चाहिए। एक प्लानिंग बना लो कि मुझे किस किस चैप्टर को रिवीजन करना है। एक दिन में 3 चैप्टर करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के तीनों के। तो उसको कंसिस्टेंसी के साथ ट्राई करो, या 2 सब्जेक्ट करेंगे तो भी चलेगा। अगर आप 2 दिन करेंगे तो भी 40 का डबल 80, लगभग आपके पास 77 चैप्टर होते हैं। तो उस हिसाब से भी आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर पाओगे। तो ये होता है बच्चा आपके लिए स्ट्रैटेजी। हर एक बच्चा अगर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि आप बहुत सही तरीके से आगे जाने वाले हो। अब हम बात करने वाले हैं कि सर स्ट्रैटेजी तो आ गई, लेकिन सर स्पेशल सीक्रेट क्या है? व्हाट इज सीक्रेट टू गेट 99 परसेंटाइल? मैं ये स्ट्रेटेजी फॉलो करूंगा, बट इसके साथ में मुझे एडिशन क्या करना होगा? या ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूं, लेकिन इसके पीछे मुझे क्या करके लेना होगा, इसके आगे मुझे क्या करके लेना होगा? तो सीक्रेट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है, बहुत सारे लोग मालूम है, आपने कई बार देखा होगा कि यार जब आपने कभी ध्यान दिया होगा, अगर महाभारत की लड़ाई में एक साइड थे कौरव और एक साइड थे पांडव। पांडव 5 लोग थे और कौरव के पास बहुत बड़ी सेना थी। कौरव तो मतलब 100, माना जाता है कि 100 पुत्र जो है कि सिर्फ जो कौरव के साइड से थे उनके 100 भाई थे, मतलब टोटल, ठीक है। उनकी सेना भी बहुत बड़ी थी और पांडव की सेना में बहुत कम थे। लेकिन दोनों के जो मेंटर थे बच्चा, जो गाइड करने वाले थे, जो उनको बोल सकते कि सारथी थे, वो अलग अलग थे। एक साइड में थे शकुनी मामा, जो कौरव को गाइड करते थे कि आपको क्या करना है, कैसे चाल चलना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और एक साइड थे श्री कृष्ण जी, यस, हमारे श्री कृष्ण भगवान, जो कि अर्जुन और जो बाकी पांडव थे उनको गाइड करते थे, उनको स्ट्रेटेजी बताते थे, उनको अपना पैटर्न समझाते थे कि भाई आपको क्या करना चाहिए इसके बाद, या क्या आपका स्टेप होना चाहिए इस पॉइंट पर। तो सीक्रेट यही है बच्चा। दोनों पक्ष अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बलवान थे, बहुत ही
धुरंधर थे, यहां तक कि कर्ण जैसे महावीर भी कौरव के अंदर थे, बट फिर भी उनको हार मिला। रीजन एकदम क्लियर था कि उनका जो मेंटर था वो सही नहीं था, मेंटर सही नहीं था। मतलब बच्चा सीक्रेट ये है कि अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो और आपको लग रहा है कि सर मैं अभी से स्टार्ट करने वाला, तो मुझे क्या सही करना है, मैं एकदम डेडिकेटेड हूं, कंसिस्टेंसी बना के रखूंगा, बढ़िया करने वाला हूं, लेकिन सर मैं करूं कहां से, क्या करूं सर? तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो मेंटर होना चाहिए वो बहुत ही हाई क्वालिटी का मेंटर होना चाहिए। गुड मेंटर चूज करना है, सिर्फ मुझे चूज करो ऐसा नहीं है, लेकिन ये बोलना है कि आपको जो भी मेंटर चूज करो, जांच परख कर चूज करो। ऐसा नहीं कि एक दोस्त ले रहा है तो मैंने भी ले लिया, क्राउड जहां जा रही है वहां चला गया। आपको ये समझना है कि यार मेरे लिए सही क्या है, मेरे लिए सही मेंटर क्या है, ठीक है? क्या सच में आपने रिव्यू लिया हुआ है, लोगों से पूछा हुआ है कि बस इसलिए ले रहे हो बिकॉज वहां पर ज्यादा लोग दिख रहे हैं या फिर वहां पर ज्यादा बोला जा रहा है? क्या सच में क्वालिटी मिल रही है? किसी एक्सपीरियंस बंदे से आपने पता किया? क्या जो पहले से वहां पर पढ़ के निकला हुआ, क्या वहां से आपने पूछा? अगर वहां से पूछा तो उनका क्या रिव्यू है? क्योंकि मेंटर जो है ना बच्चा, वो एक अहम रोल प्ले करता है, एक अहम रोल प्ले करता है। अगर आप हमारी बात करेंगे तो मैं ये आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि यार पूरे महाराष्ट्र में ऑनलाइन सेक्शन में तो हमारी टीम जो होती है दिनेश सर टीम के, इतना मेहनत तो कोई नहीं करेगी, ये तो मैं आपको बोल के देता हूँ, ठीक है? बट अलोंग विद दैट अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे आप पे डाउट है, तो आप अपने जूनियर से पूछो, अपने सीनियर से पूछो, जो जुड़े हैं उनसे पूछो, और जो पास होकर निकल गए उनसे पूछो। ऐसे ही किसी और टीम को आपको जांचना परखना है तो आप डायरेक्टली बैच लेने से पहले आप कहीं ना कहीं पता करो, थोड़ा सा कमेंट करो, देखो, और कहीं पे पता कर सकते हो तो करो, जिससे कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर पता चले कि यार मेंटर आपका कैसा है। जब तक आपका मेंटर सही नहीं होगा, बच्चा आपको गाइड सही नहीं करेगा, आपको टीचिंग सही नहीं करेगा, आपको क्वालिटी वाली टीचिंग नहीं करेगा, तब तक बच्चा आपका डेडिकेशन उतना सही तरीके से देने के बाद भी, कंसिस्टेंसी देने के बाद भी रिजल्ट शायद नहीं मिलेगा। तो ये 99 लाने का बहुत बड़ा सीक्रेट होता है कि लोगों का जो सिलेक्शन होता है बच्चा मेंटर के टुवर्ड्स, वो गलत हो जाता है। और एक बार बच्चा जब गलत सिलेक्शन कर लेता है तो उसके बाद वो ड्रॉपर बन जाता है, फिर अगले साल आता है बोलता है सर मैं ड्रॉपर हूं। तो ये आपके जहन में होना चाहिए कि आपका जो मेंटर होना चाहिए वो उस लेवल का होना चाहिए कि जो उस फील्ड में महारत हासिल करे रहे, जो ऑलरेडी 5 साल 7 साल 10 साल 12 साल से पढ़ा रहा है। और मैं अगर हमारी टीम की बात करूं बच्चा, तो हम खुद, आपको पता होगा हमारे बच्चे इस समय होंगे भी, टॉपर एडवांस बैच में है, ड्रॉपर बैच में है, प्रो बैच में है, क्रैश कोर्स में है, एकलव्य बैच में मैं पढ़ा रहा हूं। तो इस अकेले 1 साल के अंदर मैं कम से कम 5 बार एमएससीडी पढ़ा रहा हूं, समझो, ठीक है? ऐसे ही आपको दिनेश सर पूरी टीम फिजिक्स मिल जाएगा, मैथ्स मिल जाएगा। तो इस तरह का अगर आपको गाइडेंस मिल रहा है, इस टीचर से गाइडेंस मिल रहा है कि जो एमएससीडी में खेल रहे हैं, तो उनसे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी, ठीक है? तो आपको मेंटर बहुत सोच समझ के चूज करना पड़ेगा। सर मेंटर तो हमने चूज कर लिया, हमने डिसाइड कर लिया कि हमको एक्स वाई जेड के साथ जाना है, हमने डेडिकेशन में दिखा दिया, कंसिस्टेंसी में रखने के लिए मैं तैयार हूं। तो अगला पॉइंट क्या होने वाला है? तो बच्चा अगला जो मेजर पॉइंट आता है कि आपको एक फिक्स टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। अब आपको पता है कि हमारे टीचर का टाइम टेबल ये है और मेरा खुद का टाइम टेबल ये होना चाहिए। अब टाइम टेबल क्या बनेगा उसके ऊपर थोड़ा सा मैं यहाँ पर जरा गाइड लेकर आऊंगा, जरा ध्यान देना बच्चा। टाइम टेबल कैसा होना चाहिए? सर फॉलो द टाइम टेबल। सर इसमें क्या करना है? तो बहुत ध्यान से देखना बच्चा। टाइम टेबल का मतलब होता है कि आपको एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है जो रियलिस्टिक रहे। ज्यादा बच्चे क्या करते हैं कि आज के लेक्चर के बाद, ध्यान से सुनना बच्चा, आज के लेक्चर के बाद वो क्या करेंगे, एक ऐसा टाइम टेबल बना देंगे जो वो खुद भी नहीं फॉलो कर सकते हैं, बट ऐसा टाइम टेबल बना देंगे, मैं उठूंगा 3 बजे, 3 से लेकर 9 बजे तक पढ़ाई करूंगा, फिर 5 मिनट का ब्रेक लूंगा, फिर 9 बज के 5 मिनट से बैठ जाऊंगा। अरे भाई ऐसा टाइम टेबल मत बनाओ जो रियलिस्टिक ना रहे। आपको ऐसा टाइम टेबल बनाना है जो फॉलो किया जा सकता है, जिसके ऊपर अमल किया जा सकता है, जो एक ह्यूमन बॉडी के लिए भी सर्वाइव हो सकता है कि हाँ भाई ठीक है, 5 घंटा 6 घंटा नींद चाहिए, आधा 1 घंटा बीच में ब्रेक चाहिए, नहाने धोने का टाइम चाहिए। वो सब चीजों को देखते हुए आपको एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाना होगा। समझ में आ रहा है? तो टाइम टेबल मैं यहाँ पे आपको बना के देता हूं क्योंकि ये वर्कशॉप ही है 99 प्लस वाला, तो ऑब्वियस सी बात है। तो अगर आप इस टाइम टेबल को देखेंगे और इसको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। अगर आप फॉलो द टाइम टेबल की बात करेंगे तो बच्चा मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप कम से कम यार 6 बजे तो उठ जाओ। ज्यादा दिन नहीं, सिर्फ 40 दिन की बात है। 6 से लेके लगभग 9 बजे तक, लगभग 9 बजे तक आप जो है ना बच्चा, आपका जो कोर सब्जेक्ट है जिसकी वजह से आपके मार्क्स बढ़ने वाले, उन पे काम करना है। मतलब सर 6 से 9 बजे तक मैं मैथ्स करने वाला हूं, 6 से 9 बजे तक बच्चा क्या करूंगा, मैथ्स करने वाला हूं। बहुत सारे बच्चे बोल भी रहे कि सर मैं रोज टाइम टेबल बनाता हूं, रोज चेंज करता हूं, फॉलो ही नहीं कर पाता हूं। अब ये टाइम टेबल बता रहा हूं, इसके ऊपर थोड़ा सा अप एंड डाउन करके फॉलो करना। 6 से 9 मैथ्स करना है, डेली करना है सर, ये डेली का होना चाहिए, ये डेली होना चाहिए। बिकॉज अगर जिन्होंने मैथ्स को अहमियत नहीं दी वो रेस में से पहले ही बाहर है। आप एक बार फिजिक्स को छोड़ सकते हो, केमिस्ट्री को भी आप अप एंड डाउन कर सकते हो, बट मैथ्स को छोड़ के
आप अच्छा स्कोर का तो सोचना ही मत। आप बोलेंगे सर मैं मैथ्स में 50 नंबर ला रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो बहुत ज्यादा लाना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल भी रहेगा आपके लिए। 6 to 9 आप मैथ्स करो, 3 घंटा मैथ्स सफिशिएंट है, एक चैप्टर खत्म आराम से करेंगे, क्योंकि आपको फिलहाल पीवाईक्यूज पे ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद बच्चा 9 से 10 लगभग आप जो है कि अपना डेली रूटीन ब्रश व्रश करके एकदम बढ़िया से। अब देखो ये जो मैं 9 से 10 बोलता हूँ ब्रेक लेना ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब सर मैं तो उठता हूँ 5 बजे हूँ, मैं तो गांव साइड में रहता हूँ तो मैं उठता 5 बजे हूँ, तो हमारे यहाँ पे तो 4 बजे ही ब्रश हो जाता है, 5 बजे ब्रश हो जाता है। देखो हर एक बच्चे का रहने का, खाने का, पीने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जनरली सिटी साइड में क्या होता है कि लोग लेट उठते हैं, अगर कॉलेजेस नहीं है तो लोग लेट ही उठते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि हमारे यहाँ पे घरों में लेट उठा जाता है, तो आप सुबह उठ के पढ़ाई करो, और उसके बाद जब लोग उठते हैं तब आप भी उठ के ब्रश व्रश करके नाश्ता वास्ता लेके फिर वापस बैठ जाओ पढ़ने के लिए। और गांव साइड में जाएंगे तो वहां पे लोग जल्दी उठते हैं, वहां पे ऑन एन एवरेज 5 बजे लोग उठ जाते हैं। भाई मैं भी गांव जाता हूँ तो अचानक से पता नहीं क्यों 5 बजे नींद खुल जाती है। तो अगर आप 5 बजे उठ रहे हो तो भाई 5 बजे से आधा घंटे के अंदर ब्रश व्रश करके फ्रेश हो जाओ, और 5:30 6 बजे से बैठ ही जाओ, समझे? तो फिर वहां पर 6 से 9 10 बजे तक बैठो फिर आप, ये आपके ऊपर है। यहां पर मैं एक टेंटेटिव ले रहा हूं कि आपको कहीं ना कहीं इस तरह से चीजों को संभाल के चलना पड़ेगा। ये आपने हल्का सा ब्रेक लिया, फिर वापस बच्चा लगभग 10 बजे से बैठ जाओ, 10 से लगभग 1:30 बजे तक ट्राई करो, 12:30 1:30 बजे तक, मतलब वो डिपेंड कर रहा है कि आप कितना बैठ सकते हो, इसके ऊपर बैठो। और यहां पर बच्चा कम से कम आप केमिस्ट्री को खत्म करने की कोशिश करो। तो अगर आप 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 ज्यादा हो गया भाई, 1 बजे तक करो, ठीक है? 3 घंटा, बस 3 घंटे का स्लॉट बना लो, ठीक है? अब नहाने धोने का, अब बोले सर नहाऊंगा धोऊंगा कब, तो बस यही पर आपको करना है कि भाई 1 बजे से लेके 1:30 बजे तक या 2 बजे तक आप नहा धो के खाना पीना खा के एकदम अपने आप को ब्रेक मोड में डाल दो कि भाई अब यहां पर मुझे ब्रेक लेना है। ये नहा धो के आधे घंटे में खाना पीना खा के आपको ब्रेक लेना है, ये आपका डेली रूटीन वाला काम होगा। और 2 से फिर 3 बजे सो जाओ। फिर थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करने के लिए क्या करेंगे बच्चा, सोने वाला हिसाब किताब है। ये जो है ना यहाँ पे आराम करना, ये तो आपने डेली काम किया, आपका नहाना धोना खाना पीना किया, और यहाँ पर बच्चा आप एक्चुअल में स्लीप ले रहे हो थोड़ा सा, आफ्टरनून की स्लीप बहुत ज्यादा जरूरी होती है। फिर बच्चा आप लगभग 3 बजे उठो, 3 से 4 जो है कि एक क्विक रिवीजन ले लो, जो भी आपको लेना है, ठीक है? एक क्विक रिवीजन ले लो, वो रिवीजन कुछ भी हो सकता है। सर रिवीजन में हम क्या लें, ये आपके मन की मर्जी है। रिवीजन में आप बच्चा मैथ्स का जो सुबह पढ़ा था वो रिवीजन कर लो, केमिस्ट्री जो पढ़ा था उसको गो थ्रू कर लो, कोई टेक्स्ट बुक रीडिंग कर लो, आपके मन की मर्जी है बच्चा, आपके मन की मर्जियां हैं, ठीक है? तो यहां पर आपके मन की मर्जी है, तो हल्का सा कोई रिवीजन जैसा जो टॉपिक है वो यहां पे करना है, ठीक है? फिर उसके बाद बच्चा जो 4 बजे आप फ्री हो जा रहे हो, फिर 4 से मान के चलो कि 4 से लेके 10 बजे तक आपके लेक्चर चल रहे होंगे, ठीक है? तो यहां पर ज्यादा स्कोप नहीं मिल रहा है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि 4 से 10 का लेक्चर चलेगा, या 3 सब्जेक्ट अगर हम डिवाइड करेंगे तो 6, 2-2 घंटे के हिसाब से। मतलब अगर हमारे लेक्चर की बात करेंगे, जो हमारा लेक्चर चल रहा है समझो, वो चल रहा है बच्चा 4 से 5:30 का लेक्चर चल रहा है, जो कि केमिस्ट्री है, और 5:30 से आप लगभग फ्री हो जाएंगे, तो 5:30 से 7 जो है कि बच्चा आप थोड़ा सा यहाँ पर फिजिक्स कर लो, ये देखो ये फिजिक्स के लिए टाइम दे दो, ठीक है? और उसके बाद बच्चा आपको पता है कि 7 से लेके 8:30 जो है कि हमारा फिजिक्स का एक्चुअल क्लास होता है, और 8:30 से लेके 10 बजे मैथ्स का होता है। जनरली ये हमारा एक प्रॉपर टाइम टेबल है, बराबर, जो हम लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है? अब जो बच्चा जिसको भी फॉलो कर रहा है, कहीं ना कहीं ये टाइमिंग लगभग 1.5 से 2 घंटा हर एक के यहाँ पे सेम ही रहेगा, ठीक है? तो ये अपने दिमाग में, अपने जहन में बिठा लो कि भाई मुझे, अगर उनको लग रहा है कि सर मेरा टाइमिंग ये वाला है, तो उसको अलग टाइमिंग पे आना पड़ेगा। देखो जब एक साथ में टाइमिंग होती है, जैसे कि आपने मॉर्निंग का पूरा स्लॉट आपको फ्री मिल गया, तो उसमें फायदा होता है। फायदा क्या होता है कि आपको लगातार लंबा टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए। अगर इवनिंग में मैंने क्लास रख दिया, इवनिंग में मैंने क्लास रखा हुआ है, तो आपको मॉर्निंग पूरा पढ़ने के लिए मिल रहा है, या मैंने मॉर्निंग में पूरा क्लास रख दिया तो आपको इवनिंग पूरा पढ़ने के लिए मिल रहा है, तो आपको एक स्लॉट खाली होना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर हमारे टीचर ने तो 2 बजे रखा है, फिर एक रख दिया है 4 बजे, फिर एक रख दिया है 10 बजे। अब आप ना टाइम ही नहीं बना पा रहे हो, पूरा बीच बीच में इतना गैप डाल दिया आपने कि भाई बच्चा दिन भर ऐसा लगेगा लेक्चर अटेंड कर रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए आपके साथ। अगर आपका लेक्चर चालू हो रहा है तो भाई कम से कम 2 बजे 3 बजे चालू करो, रात को 10 बजे तक जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुबह का टाइम जब बच्चा उठे तो 12-1 बजे तक वो बढ़िया से पढ़ सके। ये भी अपने जहन में याद रखना। आप कभी भी अपनी पढ़ाई को सीटी पर्पस की अगर मैं बात करूं, तो ये बोर्ड नहीं है जहां पर 2 आंसर लर्न कर ले चलो आप रिलैक्स हो गया। ये सीटी है जहां पर आपको पूरा चैप्टर करने के बाद ही एमसीक्यू समझ में आएंगे। आप आधा चैप्टर कर लिए फिर एमसीक्यू करेंगे, मजा नहीं आएगा। तो पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद ही एमसीक्यू करना है, इस बात का ध्यान देना। तो ये एक रफली टाइम टेबल बता रहा हूं। ये जो टाइम टेबल है बच्चा, ये हर बच्चे के लिए अलग अलग हो सकता है, नो डाउट, लेकिन प्लानिंग सिर्फ ये होनी चाहिए कि यार मुझे कहीं ना कहीं ये पैटर्न फॉलो करना है कि मुझे 3-3 घंटा
कोर सब्जेक्ट को देना है। मैथ्स को 3 घंटा देना है, केमिस्ट्री को 3 घंटा देना है, उसका रीजन बताऊंगा। सर फिजिक्स को तो बड़े कम टाइम दिया, नहीं, फिजिक्स को मैंने यहाँ पे 1.5 घंटा दिया है, और 1.5 घंटा बच्चा 10 के बाद आप देंगे। लगभग आप खाना वाना खा के 10:30 बजे से लेके 12 बजे तक बैठो और फिजिक्स कर लो। अगर फिजिक्स आपका अच्छा है तो ज्यादा समय भी दे सकते हैं। अगर फिजिक्स आपका कमजोर है, आपको लग रहा है कि सर फिजिक्स में उतना ज्यादा मेरे को नहीं मिल पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो बच्चा आप चैप्टर सेलेक्ट करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको चैप्टर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। आप 26 चैप्टर में से 12th के मैक्सिमम 12 चैप्टर, 10 चैप्टर सेलेक्ट कर लो। 11th के भी 10, 5-7 चैप्टर सेलेक्ट कर लो। ऐसे मिला के कम से कम 15 चैप्टर सेलेक्ट कर लो, क्योंकि जितना चैप्टर आप सेलेक्ट करेंगे 12वीं के जितना चैप्टर सेलेक्ट करेंगे उसका डबल आपको मार्क्स मिलेगा। अगर आपने 10 चैप्टर सेलेक्ट किए, 20 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। 11th का 5 चैप्टर सेलेक्ट किया तो 5 मार्क्स और मिल गए, तो 20 और 5, 25 नंबर तो आपके फिक्स हो जाएंगे लगभग। 25 में से अगर मेरा 20 भी राइट होता है तो भी 20 बहुत बड़ी बात है। फिजिक्स के अंदर मेरा 20 राइट हुआ, और तुक्केबाजी में अगर मेरा 5-7 राइट हो गया तो वहां पर भी आपको 25-30 नंबर मिल जाएंगे। मतलब वो बहुत बड़ा अमाउंट है फिजिक्स के अंदर, कम मेहनत करके ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। ये तरीका होता है फिजिक्स में। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर क्या करना है, मैथ्स के अंदर क्या करना है, ज्यादा आपको पढ़ के लेना है, ताकि वो ज्यादा राइट होने ही चाहिए। बिकॉज ये तुक्केबाजी वाला काम नहीं है। केमिस्ट्री की खास बात यह है कि बच्चा ये कम समय में ज्यादा रिजल्ट देगा आपको। यहाँ पे 40 नंबर 45 नंबर लाना बड़ा आसान है, इसीलिए इसको ज्यादा समय दे रहा हूं कि आपको ज्यादा क्या करेंगे बच्चा, पढ़ाई करेंगे। ठीक है, कोई डाउट है, कोई डाउट है, कोई डाउट है बच्चा, यहां तक कोई कंफ्यूजन है? चलो बहुत बढ़िया। अब मैं बढ़ता हूं कि सर टाइम टेबल तो आपने बता दिया, मैं ट्राई करूंगा ये टाइम टेबल फॉलो करने का। थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो सकता है, अपने लेवल पर ट्राई करो, लेकिन हाँ 3-3 घंटा कम से कम बैठना पड़ेगा लगातार लेके। ऐसा हो सकता है शायद कि सर मैं 3 घंटे में मैथ्स नहीं कर पाता हूं, तो बच्चा 3 का 4 दे दो। और केमिस्ट्री सर मेरा 3 घंटा नहीं, मेरा 2 घंटे में हो जाता है, तो उसको 2 घंटा दो। सर फिजिक्स को मैं 1-1.5 घंटा पढ़ता हूं, जो मेन चैप्टर है। तो आप ऐसे ट्राई करके अपने टाइम को सेट कर सकते हैं। मतलब लेक्चर देखने का जो समय बच रहा है उसको आपको यूटिलाइज करना है इस तरह से। तो ये टाइम टेबल जो बच्चा फॉलो कर लेगा कंसिस्टेंसी के साथ में, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता भाई, वो बवाल तरीके से करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोले समझ में आ रहा है? अब इसके बाद हम बात करेंगे, जो अगला पॉइंट आने वाला है कि भाई कंप्लीट योर टास्क। आपने टाइम टेबल तो बना दिया बड़ा बढ़िया तरीके से, टाइम टेबल बहुत बढ़िया बनाया, 1 नंबर टाइम टेबल है सर, 6 बजे से लेकर 10 बजे तक पढ़ाई करूंगा मैं। लेकिन आप कंप्लीट ही नहीं कर रहे हो, अपने टास्क को कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे हो, बस बुक लेकर बैठे हो और मोबाइल चला रहे हो, रील देख रहे हो, बाद में बुक खुली हुई है सामने, तो उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई लॉजिक नहीं है उस पढ़ाई का। तो सर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा भाई अपने आप को टास्क देना पड़ेगा। सोने से पहले एक टास्क लेके जाना कि जब मैं मैथ्स कल सुबह 6 बजे पढ़ने बैठूंगा तो मुझे पूरा का पूरा बच्चा लॉजिक खत्म करना है। जब दूसरे दिन आऊंगा, ये डे 1 का बात है, जब डे 2 पर मैं आऊंगा तो मैथ्स का मैं इंटीग्रेशन खत्म कर दूंगा। सर खत्म का मतलब क्या होता है, मैं यही समझ नहीं पा रहा हूं। मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूं कि सर खत्म का मतलब क्या होता है, किस लेवल पर हम जाके मानेंगे कि हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, जब उस कंटेंट को किसी टीचर ने पढ़ा दिया है और आप समझ गए हो, टीचर ने पढ़ा दिया और आप समझ गए हो लेक्चर में, देखो लेक्चर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पर सेल्फ स्टडी की बात हो रही है। टीचर ने जब पढ़ाया तो आप लेक्चर अटेंड किए, लाइव बैठे या रिकॉर्डेड देखे, बाद में उसको आपने क्या किया बच्चा, यूटिलाइज किया, उसके एमसीक्यू को जो टीचर ने क्लास में कराया वो आप समझ गए। उसके बाद जो है जब आप पढ़ने बैठेंगे, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ स्टडी। उसके बाद जैसे मैं खुद के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं 2021 के, खुद के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं 2022 के, खुद से सॉल्व करने जा रहा हूं 2023 के, तो इसको बोलते हैं सेल्फ स्टडी। और वो टास्क आपको सोने से पहले लेके जाना है। जब आप सोने जाएंगे तभी आप बता देंगे कि कल मैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये करना है, मैथ्स में ये करना है, या मैथ्स और केमिस्ट्री में ये करना है, फिजिक्स में ये करना है। वो टास्क आपके माइंड में होना चाहिए सोने से पहले। तो जिससे क्या होगा कि आपको वो टास्क हमेशा याद दिलाता रहेगा कि भाई आज ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। बड़ा चैप्टर है तो उसके साथ आप क्या करेंगे, केमिस्ट्री का कोई छोटा चैप्टर मर्ज कर दो। आपको लग रहा है कि यार डेरिवेटिव बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उसके साथ आप केमिस्ट्री का ग्रीन केमिस्ट्री ले लो, अमाइन ले लो, बायोमोलिक्यूल ले लो, पॉलीमर ले लो, 1 घंटे में 2 घंटे में खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? ऐसे स्लॉट बना के चलना है। आप समझ रहे हैं? ये चीजों को फॉलो करना है। तो सर इससे फायदा क्या होगा कि आपका जो टास्क है ना बच्चा, वो सच में आप विद इन द टाइम फ्रेम कंप्लीट कर पाएंगे। मालूम पड़ा कि आपने ले लिया अल्डेहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और उसी दिन ले लिया डेरिवेटिव और दोनों ही कंप्लीट नहीं हुआ, तो कोई मतलब नहीं है। ये आपके दिमाग में चलना चाहिए कि यार मुझे कैसे करना है। तो टास्क योर कंप्लीट योर टास्क और विद इन द टाइम फ्रेम, जो आपने टाइम डिसाइड किया उसके अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करो। तो आपका स्ट्रेटेजी क्लियर था। अब आपके जो सीक्रेट्स हैं, जो बच्चे नहीं भूल जाते हैं, नहीं करते हैं, ये है कि आपका मेंटर अच्छा होना चाहिए। कहां से आप सोर्सेस ले रहे हो, कौन से सोर्स ले रहे हो। अच्छा, मेंटर के अंदर आपकी बुक भी आने वाली है। अगर आप मेंटर की बात करेंगे, सर एक अच्छा मेंटर की आप बात कर रहे हो, तो मेंटर के अंदर क्या क्या आ सकता है। तो मेंटर के अंदर बच्चा जो आपका कहां से आप किसको फॉलो कर रहे हो, ठीक है, मतलब कि टीचर, गाइडर, कौन से टीचर को फॉलो कर रहे हो, कौन आपको गाइड कर रहा है, या कौन आपको मेंटर कर रहा है, कौन आपको टीच कर रहा है,
ठीक है, ये इसकी बात हो रही है। लेकिन अलोंग विद दैट आपका सोर्स क्या है एमसीक्यू का, सोर्स क्या है, मतलब कि एमसीक्यू का जो सोर्स है वो जनरली यहां पर क्या होगा। तो मैं जनरली बात करूंगा बुक की, कि आप कौन से बुक को रिफर कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर भी बहुत दिक्कत आती है। बहुत सारे बच्चे अनवांटेड पता नहीं कौन सी पब्लिकेशन की बुक मंगा के अपने आप को स्ट्रेस में डाल रहे हैं। जो बच्चे कॉल करते हैं, सर मैं ये एक्सवाइजेड पब्लिकेशन सॉल्व कर रहा हूं, सर मुझसे ये नहीं हो रहा है, सर मैं एक्सवाइजेड सॉल्व कर रहा हूं, सर इसका मेरा सब हो गया लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, सर एक्सवाइजेड कर रहा हूं तो क्या सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अरे मेरे भाई, एक्सवाइजेड लेके आप ये पूछोगे सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं क्या बताऊंगा, जब तक कि मैं उसको क्वेश्चन को रिव्यू नहीं करूंगा। तो इतना टाइम तो अब है नहीं कि मैं एक एक क्वेश्चन को रिव्यू करूं और आपको बताओ कि यार चलो ठीक है इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक अंदाजा होता है, जब आप जून जुलाई में पढ़ाई शुरू करते हो तो आप एक्सवाइजेड एक्सपेरिमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब 40 दिन बचा हुआ है, तो ऐसे बच्चों से एक ही गुजारिश करूंगा कि आप अपना जो सोर्स ऑफ एमसीक्यू है, जो बुक है बच्चा, बहुत ही ज्यादा फिल्टर वे में करो। ये नहीं कि कचरा करना शुरू कर दिया आपने। अगर आप कचरा करेंगे तो बच्चा एंड में रिजल्ट कचरा ही आने वाला है, कोई नहीं बचा सकता आपको। तो इसीलिए आपको जो आपका सोर्स ऑफ एमसीक्यू है वो ऐसा होना चाहिए कि जो सच में एमएससी सिटी ने बनाया है और मेरे पास आया है, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि देखो आपको भी पता है कि यार 11,000 क्वेश्चन हमने ब्रह्मास्त्र के अंदर दिए हुए हैं, 11,000 जो कि प्योरली पीवाईक्यूज हैं, पूरा का पूरा सिटी सेल ने बनाया है। और 2021 से हमारा सिलेबस चेंज हुआ है, पहले सोच लो जरा। अब अपना दिमाग चलाओ कि 2021 से सिलेबस चेंज हुआ है, तो 2021 में उन्होंने क्वेश्चन बनाए, 2022 में बनाए, 2023 में बनाए, लगभग 2-3 साल में ना हर एक टॉपिक उन्होंने कवर कर ही लिया होगा। अगर एक आइडियली एक टीचर, अगर मैं बोलूं कि मुझे क्वेश्चन बनाना है, तो मैं भी देखूं यार सारे टॉपिक कवर ही हो गए हैं, तो अब क्वेश्चन तो नए नहीं बन सकते हैं, ये सच्चाई है। क्योंकि ये जेई और नीट जैसा नहीं होता कि भाई आपको अलग सिचुएशन क्रिएट करना है, यहां पर विद इन द बुक होती है कि भाई बुक के अंदर की बातें होंगी। तो ऐसे केसेस में सर बुक के अंदर के जितने भी कंटेंट थे सब खत्म हो चुके हैं, आप एक्स्ट्रा ले नहीं सकते हैं, एक्स्ट्रा कुछ हम एक्सवाइजेड नहीं डाल सकते जो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ऐसे केसेस में क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। सिर्फ क्या करेंगे, नंबर बदल देंगे। जहां पर पिछली बार मिथाइल अल्कोहल बोला था वहां पर इथाइल अल्कोहल दे देंगे। पिछली बार बोलता कैटलिस्ट पहचानो, इस बार बोलेंगे रिएक्टेंट पहचानो। पिछली बार बोला था कि रिएक्टेंट है प्रोडक्ट पहचानो, तो इस बार बोलेंगे कैटलिस्ट पहचानो। बट टॉपिक तो वही रहेगा। अगर रोजनमुंड रिडक्शन है तो रोजनमुंड ही आने वाला है कि नहीं। पिछली बार होता है रोजनमुंड पहचानो, इस बार बोलेंगे रोजनमुंड रिएक्शन दिया हुआ है, बोले कि इसमें से टिक मार्क करो। तो एक ही चीज है कि सर अब हमको समझ में आ रहा है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनाने की कैपेसिटी बचाओ खत्म हो चुकी है। लॉजिकली क्वेश्चन बनाने की कैपेसिटी अगर बोलेंगे विद इन द टेक्स्ट बुक, वो लगभग लगभग खत्म हो चुकी है। सिर्फ अब ये होंगे कि भाई पीवाईक्यूज को रोटेट किया जाएगा। फिजिक्स में स्कोप थोड़ा सा बचा रहता है, थोड़ा सा ट्विस्टिंग होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बाकी अगर आप बोलेंगे कि सर केमिस्ट्री में तो स्कोप लगभग 90% खत्म हो चुका है, अब आपको सिर्फ वैल्यू चेंज कर सकते हैं, फिजिकल में रिएक्शन के लिए कंपाउंड चेंज कर सकते हैं, और इनऑर्गेनिक में टेक्स्ट बुक की लाइन टू लाइन बन सकती है, जो आपको मैंने पहले से बताया हुआ है। तो ये समझ लो कि अगर आप पीवाईक्यूज कर लेते हो तो 101% है कि आपका वो पर्टिकुलर टॉपिक आप टच कर ही लोगे जिस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसीलिए बच्चा बुक बहुत सोच समझ के लेना है। और मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप मेरी रिकमेंडेशन मुझे सर कौन सी बुक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि यार आप ब्रह्मास्त्र के ऊपर ज्यादा भरोसा करो, क्योंकि इसमें सच में हमने मेहनत की है। यहां पर बच्चा ब्रह्मास्त्र के अंदर हमने मेहनत की हुई है, और अलग लेवल पे मेहनत की हुई है कि भाई हर एक बच्चे से मांग मांग के हमने जो है कि क्वेश्चन कलेक्ट किए हुए हैं, खुद एक क्वेश्चन को वेरीफाई किया है कि हाँ यार सीटीसीएल का है, और उसके आंसर हैंड रिटन सॉल्यूशन के रूप में हमने आपको दिए हुए। तो ये सारी चीजें मिल रही है। तो मेंटर बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। अगर आपका मेंटर सही नहीं है, पढ़ाने वाला सही नहीं है, आपके सोर्स ऑफ एमसीक्यू सही नहीं है, तो बच्चा आप लटकने वाले हो, फिर आपका भला नहीं हो सकता है। आप कितनी बड़ा भी कंसिस्टेंसी दिखाओ, कितना भी डेडिकेशन दिखाओ, लेकिन आपका कंटेंट जो पढ़ रहे हो वही सही नहीं है ना बच्चा, वो बड़ा हल्का कंटेंट है, जो चाहिए वजन चाहिए उसके अंदर है ही नहीं, तो वहां पर फंसोगे। तो ये अपने दिमाग में सेट कर लो कि भाई आपको जो सीक्रेट बता रहा हूं मैं, कि आपका मेंटर अच्छा होना चाहिए, तो उसके अंदर सोर्स ऑफ एमसीक्यू, जो टीचिंग क्वालिटी है, कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, क्या वो एक्सपीरियंस्ड है, क्या उसने ऑलरेडी कई बार इस एग्जाम को पढ़ाया हुआ है इसके पहले, ठीक है, क्या उसने रिजल्ट प्रोड्यूस किए हुए हैं, क्या उसके बच्चे हैं बड़े बड़े कॉलेजेस में, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो वो है आपका गुड मेंटर, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट मैं बता रहा था कि टाइम टेबल आपको फॉलो करना है, बिल्कुल टाइम टेबल ये मैंने उन बच्चों के लिए बनाया जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा दिखेगा कि हाँ भाई ठीक है, यहाँ खांचे खांचे में मैं अपने आप को फिट कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप नहीं जुड़े हो तो आप जुड़ भी सकते हो, क्रैश कोर्स हमारा अवेलेबल है, जो आप ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप के ऊपर इसी के ऊपर आपको दिखाई भी देगा, आप जुड़ सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट मैं बता रहा था आपको बच्चा, वो था कंप्लीट योर टास्क। बिल्कुल सही, अगर आप अपना टास्क कंप्लीट नहीं करेंगे तो आप फंसेंगे। टास्क एक ऐसी चीज होती है जो कि आपको अपने आप को चैलेंज करती है, कि आज मैंने प्लान बनाया कि 3 चैप्टर खत्म करूंगा, तो ये टास्क है बच्चा। अब सच में 3 चैप्टर खत्म होगा क्या, ये आपको चैलेंज करना है कि मैं 3 चैप्टर खत्म करके ही मानूंगा। जब आप 3 चैप्टर खत्म करेंगे तो आपका जो अंदर से बोलते ना कि जो
पढ़ने की जो कैपेसिटी रहेगी वो और ज्यादा डेवलप होगी। यार 3 चैप्टर खत्म किया मैं, मतलब मैं 3 चैप्टर कर सकता हूँ एक दिन में, वो पॉजिटिविटी आएगी। तो टास्क को बिल्कुल आपको एकदम सीरियसली लेके चलना है। ऐसा नहीं कि अरे यार मैंने टास्क दिया, छोड़ो ना, मैं ही तो दिया हूँ, कौन कोई दूसरा दिया है, आज नहीं कल कर लेता हूँ, तो खत्म है कहानी। तो ये सीक्रेट जो है कि बच्चे बड़े-बड़े जो टॉपर होते हैं ना, वो यूज करते हैं कि सर मैं अपने आप को चैलेंज करता हूँ कि आज 2 चैप्टर करूंगा, आज 2.5 चैप्टर करूंगा, रोज आधा-आधा बढ़ाता रहता हूँ, आज पूरा एमसीक्यू करूंगा, आज 2021 खत्म करूंगा। ये चैलेंज करना है अपने आप को और उस टास्क को बच्चा क्या करना है, विद इन द टाइम फ्रेम, जितना टाइम आपने अलॉट किया उसके अंदर ही खत्म करके लेना है। ये अपने दिमाग में, अपने जहन में बिठा लो। फिर इसके बाद आता है बच्चा आपके लिए कि टेस्ट योरसेल्फ। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर आप कितना भी पढ़ाई कर लो, बहुत अच्छी पढ़ाई किया, बहुत अच्छा आपने प्रैक्टिस किया है, बट 99 आएगा क्या, ये श्योरिटी तब मिलेगी जब आप पहले से 99 ला रहे हो। मतलब अगर आप बोलेंगे कि सर मैंने प्रैक्टिस बहुत किया है, फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस बहुत किया है सर, बहुत जबरदस्त किया है, ठीक है, मैंने बहुत बढ़िया प्रैक्टिस किया है, बहुत अच्छा कंसंट्रेशन और डेडिकेशन किया, सब कुछ किया हुआ है, लेकिन सर मेरे 99 आएंगे क्या, ये बात मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं एग्जाम में डायरेक्ट बैठूंगा तो कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो शायद मैं उस टाइम पर हैंडल ना कर पाऊं। शायद मेरा ऐसा हो सकता है कि मैं पीसी को ऑब्जर्व करना ना जानूं, कैसे पीसी ऑब्जर्व करते हैं, या टाइमर चलेगा तो उस टाइम पे अलग मेंटल प्रेशर होता है। टाइमर चल रहा है, सामने लिखा हुआ है 45 मिनट और पट 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 टाइम कम हो रहा है, तो मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा उस प्रेशर को। तो वो प्रेशर को हैंडल करने की प्रैक्टिस बच्चा आपको थोड़ा पहले करनी पड़ेगी, मतलब अपने आप को टेस्ट करते रहना पड़ेगा बीच बीच में। टेस्ट कैसे करेंगे सर, अब तो समय बहुत कम रहेगा, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एक एक चैप्टर का टेस्ट दो, लेकिन कम से कम आप कंबाइंड टेस्ट दे सकते हो कि मैं 4 चैप्टर फिजिकल के कर लेता हूं, 6 चैप्टर फिजिकल के कर लेता हूं और वो 6 चैप्टर का टेस्ट पहले दे देता हूं। ऐसा सुविधा हमने अपने ऐप के अंदर अवेलेबल करा दिया है। ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप के अंदर आप जाएंगे क्रैश कोर्स के अंदर, तो आपको ये मैंने सुविधा अवेलेबल करा दिया है कि 4 टेस्ट मैंने स्पेशल बनाए 12th के, ताकि जो बच्चा इस तरह से पढ़ाई कर रहा है तो वो उसको टेस्ट कर सके। अभी शायद नहीं कर पाएंगे, अभी आपका पोर्शन उतना नहीं हुआ होगा, लेकिन थोड़ा सा जब आप जाएंगे मिड मार्च या फिर शायद आप मार्च एंड में अप्रैल के फर्स्ट वीक में आएंगे, तो आपको खुद पता चलेगा कि अब मेरा फिजिकल हो चुका है, मेरा ऑर्गेनिक हो गया है, मेरा इनऑर्गेनिक हो गया है। ठीक है, जैसे कि हमारे जो रेगुलर बैच है, जैसे उसमें हमने इनऑर्गेनिक खत्म करा दिया है, तो आप इनऑर्गेनिक जिसका खत्म हो गया तो वो अपने आप को टेस्ट कर सकता है, पूरा इनऑर्गेनिक का सेट निकाले, प्रैक्टिस करे और वहां पे टेस्ट देके देखे कितना मिल रहा है। तो वो प्रेशर जो हैंडल करना है आपको एग्जाम के टाइम पर, उसकी फीलिंग पहले से अगर मिलने लगे तो फिर वहां पर प्रेशर फील नहीं होगा। समझे, तो ये सबसे बड़ी बड़ी बात होती है। तो ये चीज को समझना पड़ेगा कि अपने आप को टेस्ट जरूर करना है। अगर आप बड़े मैदान में उतर रहे हो तो उसके पहले अपने आप को टेस्ट करना है। ठीक है, तो टेस्ट योर सेल्फ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सिंपली क्या करना है सर, टेस्ट देना है। आपको सिंपली क्या देना है, टेस्ट देना है, चाहे वो कंप्लीट मॉक टेस्ट कंप्लीट हो, कंप्लीट मॉक टेस्ट पीसीएम का हो, या फिर वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट का हो, इंडिविजुअल सब्जेक्ट का है, चाहे वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट का हो। ठीक है, कि मैं सिर्फ केमिस्ट्री दे रहा हूं, मैं सिर्फ फिजिक्स दे रहा हूं, मैं सिर्फ मैथ, वो आपकी चॉइस है, तो ये जरूर देना है। यस, चलेगा। तो टेस्ट में घबराना नहीं है बच्चा, दीपाली जोपे, टेस्ट में घबराना नहीं है। टेस्ट में अरे यार आपका टेस्ट है, कितना नंबर मिलेगा, मैक्सिमम कितना मिलेगा सर, 0 मिलेगा, इससे ज्यादा तो नहीं मिल सकता, या इससे कम भी नहीं मिल सकता सर, 0 मिलेगा, कोई बात नहीं है, 0 मिलेगा ना, पहला टेस्ट था 0 बनता है, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद आप जब उठोगे तो 0 के आगे ही लाओगे। तो उस चीज से आगे बढ़ो कि यार मैं ये चैप्टर को पढ़ाई किया और मैंने क्या गलती की, मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने ये चीजें मिस कर दी, टेक्स्ट बुक में ये चीजें लिखी हुई थी, मैंने तो पढ़ा ही नहीं था, मैं टेक्स्ट बुक को डीपली रीडिंग नहीं किया था। वो सारी चीजें आपके सामने आने लगेंगी, जो आप ये कंटेंट, ये गलती लेकर जो आप फाइनल एग्जाम में जाने वाले थे, उससे पहले आपको क्या मिल गया बच्चा, एक सीख मिल गई। तो टेस्ट योर सेल्फ, बिल्कुल सही सुन रहे हो, अपने आप को टेस्ट करते रहो। और लास्ट आने वाला है टिप्स। मैंने क्या कवर किया बच्चा, पहले मैंने कवर किया स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी, फिर मैंने कवर किया कि सीक्रेट क्या होते हैं 99% लाने के, और अब मैं बात बोलने वाला हूं, लास्ट पॉइंट है आज के लिए, और वो है हमारा कि क्या टिप्स होना चाहिए। जाते जाते आपको एक टिप्स बता दूं कि यार अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे 99 लाना है, तो सच्चाई ये है कि 99 पॉसिबल तब होगा जब आप पेपर लिखते समय, पेपर मार्क करते समय आपकी कुछ स्ट्रैटेजी आप फॉलो करेंगे। स्ट्रैटेजी क्या होता है, थोड़ा सा जरा देख लो यहां पर। जब आप सीटी का एग्जाम देने जाओगे ना, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि सर वहां पर फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये दोनों को मिला के एक पेपर बनाया जाएगा, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाएगा और इनको मिला के एक पेपर बनाया जाएगा जिसको बोला जाएगा पेपर 1। इनको जनरली बोला जाता है पेपर 1, इस तरह से। और इसमें टोटल क्वेश्चन होंगे 1 से लेके 100 डायरेक्ट, देयर इज नो बाइफरकेशन, कहां से फिजिक्स है कहां से केमिस्ट्री, तुम देखो 1 से 100 जो अब तक एग्जाम हुए हैं जितने भी सिटी सेल से,
उसमें ये बात देखी गई कि यार 1 से लेके 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो जनरली फिजिक्स से बच्चा, और जो 51 से 100 क्वेश्चन होते हैं उसे केमिस्ट्री के रूप में देखा गया है। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप पेपर खोलेंगे तो आप तो खुद ही पता चलेगा कि हाँ यार ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। तो अब टिप्स मेरी ये रहेगी आपके लिए कि जब भी आप पेपर 1 को अनलॉक करेंगे, अनलॉक मतलब जैसे आपने पेपर को अनलॉक किया, अनलॉक मतलब आपने इसको खोल दिया, जैसे आपने इसको अनलॉक किया तो वो तुरंत आपको कुछ बेसिक सा क्या पूछेंगे बच्चा, डिटेलिंग पूछेंगे कि आपका रोल नंबर क्या है, आप रेडी हैं, ऐसा वैसा करके टिक मार्क करके यस करेंगे, टाइमर चालू हो जाएगा। यहाँ पे टाइमर जो है कि बच्चा चालू हो जाएगा, टाइमर चालू हो गया। आप क्वेश्चन करो मत करो, देखो जो करना है करो, टाइमर चालू हो गया है। तो तुरंत भाग के कहां जाओगे, 51 वाले क्वेश्चन पे जाना। तुरंत भाग के कहां जाओगे, स्क्रॉल करना, पट 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 स्क्रॉल करना, और कहां जाओगे, 51 नंबर पे चले जाना। जैसे आप 51 पे जाके देखोगे तो आपको लगेगा हाँ यार 51 से 100 केमिस्ट्री है। तो सबसे पहले आपको केमिस्ट्री ही अटेम्प्ट करना है। यस, फर्स्ट जो होगा बच्चा, आप केमिस्ट्री को अटेम्प्ट करेंगे। सर लेकिन पहले नंबर पे तो फिजिक्स लिखा हुआ है। लेकिन सर पहले नंबर पे तो फिजिक्स लिखा नहीं बच्चा। अगर आपने फिजिक्स को पहले अटेम्प्ट किया तो आपको पता है कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स रहेंगे, और न्यूमेरिकल्स कभी भी ट्राई एंड एरर मेथड से आते हैं। ऑन द स्पॉट तो आना बहुत मुश्किल है जब तक कैलकुलेशन आप सही नहीं करोगे। अब कैलकुलेशन सही करते करते मालूम पड़ा कि यार आप 15-20 तक सही करोगे, बाद में मालूम पड़ा टाइमर बोल रहा है कि बस 5 मिनट बचा हुआ है। क्या बोलेगा टाइमर कि 5 मिनट बचा हुआ है, क्या बोलेगा 5 मिनट बचा हुआ है। और 5 मिनट में फिर आप केमिस्ट्री को जब ओपन करोगे तो बोलेगा अरे यार केमिस्ट्री तो बहुत ईजी आई है, केमिस्ट्री में तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो बिना सॉल्व किए मैं मार्क कर सकता हूं। और 5 मिनट में आप हार्डली, बहुत फास्ट करोगे तो भी बच्चा बहुत ज्यादा करो 10-12 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे 5 मिनट में। मतलब केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन लगभग आपके वैसे बेकार हो जाएंगे अगर आप पहले फिजिक्स करते हो तो। और अगर पहले केमिस्ट्री करते हो तो फायदा क्या होगा कि केमिस्ट्री में बच्चा लगभग बहुत ज्यादा होगा तो 10 मार्क तक का, 10 मार्क तक का, इससे ज्यादा नहीं, 10 से 12 मार्क तक का न्यूमेरिकल आता है। 10 से 12 मार्क का न्यूमेरिकल आएगा, मतलब सिर्फ इसी में समय लगेगा, ये 10-12 क्वेश्चन करने में समय लगेंगे। बाकी पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है लगभग 38 से 40 मार्क का जो क्वेश्चन है वो केमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको आप पढ़ते ही टिक मार्क कर देंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसा हो सकता है कि आप रिएक्शन में सोचेंगे थोड़ा सा, लेकिन समय उतना नहीं लगेगा जितना न्यूमेरिकल में लगता है। तो बच्चा 38 से 40 क्वेश्चन का समय जो बचेगा ना, वो इस 10-12 क्वेश्चन में डाल भी सकते हैं, और इसका समय जो बचेगा वो बाद में आप क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको यहां पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें भी डाल सकते हैं, फिजिक्स में भी डाल सकते हैं। और फिर बच्चा फिजिक्स शुरू करो, क्योंकि फिजिक्स में जो क्वेश्चन आएगा वापस, जो चैप्टर आप पढ़ के गए हो, जो चैप्टर आप पढ़ के गए हो, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा बच्चा, वो चैप्टर पढ़ के गए तो उस चैप्टर को ढूंढने का 1 से 50 में पहले वो चैप्टर ढूंढ लो। 1 नंबर चैप्टर आ गया, 3 नंबर आ गया, अरे 10वां क्वेश्चन आ गया, अरे 15वां क्वेश्चन इस चैप्टर से आ गया, अरे 20वां क्वेश्चन ये क्वेश्चन से आ गया, तो वो चैप्टर ढूंढ लिया, फटाफट सॉल्व करो, उसको मार्क करो। उसके बाद आपको लग रहा है सर मैंने 15-20 क्वेश्चन बड़े अच्छे मार्क कर लिए, अभी भी 15-20 बचा है और टाइमिंग बचा है मेरे पास हार्डली 5 मिनट 7 मिनट बचा है, तो अब उसके बाद बिना दिमाग लगाए जो भी आपको लग रहा है उस समय, जो आपकी स्टडीज चल रही है उस समय, ए बी 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 सी 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 ए बी सी जय माता दी, जो करना है करो बचे हुए क्वेश्चन में। आप समझ रहे हैं, ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सर चैप्टर वाइज क्वेश्चन आता है क्या, बिल्कुल नहीं। 11th 12th मिक्स होगा तो कहीं पे कोई चैप्टर का कॉम्बिनेशन नहीं कि पहले चैप्टर का आएगा पहला क्वेश्चन सॉलिड स्टेट, दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा ये, तीसरा चौथा ये, ऐसा नहीं है, सब जिगजैग रहेगा। आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन है। क्या ये बात समझ में आ रही? तो ये वो टिप्स है जो सच में 99 लाने के लिए आपको एकदम रेडी कर देगी बच्चा। पीसीएम की बात कर रहा हूं। और मैथ्स जैसे आप इसको सबमिट करेंगे, जैसे आप इसको क्या करेंगे बच्चा, सबमिट करेंगे, कुछ कुछ शिफ्ट में 15 क्वेश्चन भी होते हैं बच्चा, 15 होंगे बट क्वेश्चन के लेवल बहुत इजी होंगे। जहां पे अगर आपने 15 देखे होंगे ना, वहां पे क्वेश्चन के लेवल बहुत इजी होते हैं। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूं? जनरली हर एक क्वेश्चन से 2 न्यूमेरिकल निकलता है, एक चैप्टर से 2 न्यूमेरिकल निकलेगा। मैं क्या बोल रहा हूं सुनो पहले, 12 चैप्टर है तो सॉरी 6 चैप्टर है तो 12 न्यूमेरिकल आ गया, किसी किसी में एक ही न्यूमेरिकल निकलेगा, 2 थ्योरी आ जाते हैं, और उसकी जगह पे 11 से कुछ न्यूमेरिकल डाल देते हैं, जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर का न्यूमेरिकल डाल दिया, चैप्टर नंबर 1 का मोल से न्यूमेरिकल डाल दिया, समझे? तो 12-15 न्यूमेरिकल बनता है। 10-12 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर लेवल के न्यूमेरिकल रहेंगे, क्योंकि मैंने बोला कि ये न्यूमेरिकल जल्दी सॉल्व नहीं होंगे लॉजिकली, तो समझो अगर मैं बोलूं कि 15 न्यूमेरिकल आ रहा है, बट 15 न्यूमेरिकल में आप समझो कि जैसे कि आयनिक इक्विलिब्रियम का न्यूमेरिकल आ गया डिसोसिएशन वाला, अब वो न्यूमेरिकल का टाइम पास ज्यादा लगेगा। अल्फा इक्वल टू के ए अपॉन रूट सी डाल दिया, या के ए निकालना है अल्फा स्क्वायर इंटू सी डाल दिया, भाई क्या है, टाइम पास है।
हाँ, न्यूमेरिकल मतलब जहाँ पे सोचना पड़े, थोड़ा सा मेहनत करना पड़े, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े, कुछ रिएक्शन करना है, फिर उसको बैलेंस करना है, फिर उसमें से कुछ निकालना है मोल, तो ऐसे कुछ न्यूमेरिकल मजा आते हैं, जैसे कि सोल्यूशन में टाइम लगता है। अब सोल्यूशन का आ गया हेनरी लॉ वाला न्यूमेरिकल, कुछ नहीं करना है, एस इक्वल टू के एस पी इंटू एस कर दिया, काम खत्म, पी, काम खत्म। अब ऐसे न्यूमेरिकल में कितना टाइम लगेगा, मल्टीप्लाई करने में जो टाइम लगेगा वही लगेगा। तो मैं 10 से 12 बोलने का मतलब है कि जो लेवल के न्यूमेरिकल है जिसमें थोड़ा टाइम लग सकता है आपको, आप समझे, उसकी मैं बात कर रहा था। कोई दिक्कत है बच्चा, ये चीज समझ में आई। और जैसे ही आपका यहाँ पर समय बचा, उसको यूटिलाइज कर बच्चा फिजिक्स में, और फिर फिजिक्स में आप देखेंगे कि यार बवाल हो गया। जैसे ही आप फिजिक्स खत्म करेंगे, खत्म हो रहा है नहीं हो रहा वो आपकी बात है, कि भाई वो तो उस समय की बात रहेगी कि कितना बढ़िया पेपर आया हुआ, कितना बढ़िया आप खत्म कर पा रहे हो। लेकिन अगर खत्म नहीं भी हुआ तो आप अटेम्प्ट सबको करके आना, एंड में कट 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 सबको क्लिक कर देना, चलेगा, ये अपने दिमाग में उतार लेना। दूसरी बात, जब पेपर 1 को आप सबमिट करेंगे तो ये बच्चा अल्टीमेटली लॉक हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चा, अनलॉक से कहां चला जाएगा, लॉक मोड में चला जाएगा। और उसके बाद बच्चा दूसरा पेपर ओपन होता है, दैट इज कॉल्ड एज मैथ्स। फिर उसके बाद पेपर 2 आपका ओपन होगा, जिस दैट इज कॉल्ड एज मैथ्स। फिर मैथ्स होगा। अब इसमें भी कुछ बच्चे गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं सर, गलती ये करते हैं बच्चा, जरा ध्यान देना यहां पर, गलती ये करते हैं कि कभी कभी इतने जोश में रहते हैं कि वो फिजिक्स केमिस्ट्री के पेपर को हाथ ही नहीं लगाते, बोलते पहले मैं मैथ शुरू करूंगा। हमारे सर ने बोला मैथ 100 मार्क का है और 100 मार्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क्स है। अगर बच्चा गलती से आपने मैथ्स ऑन कर दिया, पेपर 2 ऑन कर दिया, वहां पे ऑप्शन होगा पेपर 2 ऑन करने का, अगर आपने पेपर 2 को ऑन कर दिया तो ये सिस्टम क्या समझ लेगा पता है, सिस्टम ये समझ लेगा कि इस बंदे का पेपर 1 हो चुका है। वो पेपर 1 को तुरंत ही लॉक कर देगा, तुरंत ही लॉक कर देगा, बोलेगा पेपर 1 हो गया है। क्यों, क्योंकि इस बंदे ने पेपर 2 चालू किया पहले, और आपका बिना अटेम्प्ट हुए 0 मार्क्स के साथ में, 0% के साथ में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर लॉक हो जाएगा। इसीलिए ये गलती मत करना, ये टिप्स बता रहा हूं, एकदम एंड वाला बात चल रही है। इसीलिए बच्चा एकदम एंड में ध्यान देना जरा, जब आप सेंटर पे जाओगे, अंदर जाओगे, तो पहले फिजिक्स केमिस्ट्री का ही पेपर को मार्क करना है। आप अगर जल्दबाजी में कभी जोश में आके कि मेरे को मैथ्स ज्यादा आता है, मैथ्स का मैं बादशाह हूं, मैथ्स का मैं टॉपर हूं, चलो मैथ्स पहले कर लेता हूं, बाद में उसका समय उठा के इधर डाल दूंगा, या मैथ्स खत्म करके पहले टेंशन हटा लेता हूं, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री करूंगा, तो फिजिक्स केमिस्ट्री हमेशा हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा। मतलब सबसे पहले आपको बाय डिफॉल्ट फिजिक्स केमिस्ट्री करना है, उसके अंदर भी केमिस्ट्री करना है। सर इसलिए क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ाते हो, अपने सब्जेक्ट की तारीफ कर रहे हो। नहीं बच्चा, मैं मेरे सब्जेक्ट की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं आपका भला करना चाहता हूं। केमिस्ट्री जो है ना, सच में कम समय में ज्यादा सॉल्व कर पाते हैं आप लोग, और फिजिक्स को लगता है थोड़ा सा समय, जिसको समय लगता है वो कहीं ना कहीं आपको जो राइट आंसर होने के चांसेस है उसको मिलने में थोड़ी दिक्कत आती है, और उस चक्कर में जो इजी क्वेश्चन है वो छूट जाएंगे आपके। इसलिए केमिस्ट्री पहले करना। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई सबको, क्या ये बात समझ में आई, गलती से भी मैथ्स को ओपन मत करना पहले, ठीक है। पहले फिजिक्स केमिस्ट्री में केमिस्ट्री फिजिक्स सबमिट किया, पेपर लॉक हो जाएगा, नया पेपर खोलेंगे, वापस वही चीज पूछेगा, आर यू रेडी फॉर दैट, आर यू रेडी फॉर दैट, ऐसे पूछेंगे, यस यस करने का, ओके करने का, और मैथ्स चालू हो जाएगा। बोलो समझ में आया बच्चा। ये हमारी एक लास्ट टिप्स थी आपके लिए, जिसकी मदद से आप जो है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से इस कंसेप्ट के अंदर आकर या इस कंटेंट को फॉलो करके आप 99 ला सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये वर्कशॉप आपके लिए बहुत ही पावरफुल रहा होगा। थोड़ा सा मैं जरा देखना चाहूंगा, यहाँ पर कुछ बच्चों का कमेंट भी लेना चाहूंगा। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे कि सर हमें आज से करना है तो हम आपके कौन से बैच में आए। बच्चा, जो बच्चे बैच के बारे में पूछ रहे हैं उनका मैं बता दूं यार, हमारा क्रैश कोर्स बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से लाइव हो चुका है। क्रैश कोर्स प्रो प्लस है, जिसके अंदर हम प्रो का जो टॉपर प्रो का जो वर्जन है उसका भी रिकॉर्डेड बच्चों को दे रहे हैं जो हमारे क्रैश कोर्स में आएंगे। बाकी जो हमारे टॉपर एडवांस वाले हैं, टॉपर ड्रॉपर वाले हैं, या खुद टॉपर प्रो वाले हैं, उनको ये क्रैश कोर्स के लेक्चर्स फ्री मिले हैं लाइव, और उसके रिकॉर्डेड भी, ठीक है। तो लेक्चर नोट्स वो सारी चीजें फ्री मिली हुई हैं। लेकिन जो फ्रेशली क्रैश कोर्स में आया हुआ है उसके लिए प्रो बैच का रिकॉर्डेड वर्जन फ्री मिला हुआ है। ये हमारा हेल्पलाइन है, कोई भी आपको डाउट है एडमिशन से रिलेटेड कुछ पूछना है, यहाँ पर आप कॉल कीजिए। और इसकी एक्चुअल प्राइस है 1099, बट 100 रुपया कूपन हमने अभी भी आपके लिए ऑन रखा हुआ है, जिसकी वजह से आप 999 में आप हमारे साथ अभी भी जुड़ सकते हो। टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे मैंने बोला कि आपका मेंटर एकदम एक्सट्रीम लेवल का होना चाहिए, आपकी जो सोर्स ऑफ एमसीक्यू एक्सट्रीम लेवल की होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आपके पास जो चीजें मिले वो बहुत ही हाई क्वालिटी की मिले। इसी चीज को ध्यान में रख के मैं आपको गाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो बच्चा, आप कम प्राइस में 999 के अमाउंट में आप ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप के ऊपर जो है कि आप मुझसे जुड़ सकते हो बहुत ही जबरदस्त तरीके से। कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको। हर एक चीज, हर एक कंसेप्ट हम लाइव करवा रहे हैं, डिटेल में करवा रहे हैं, मतलब पूरा कंसेप्ट बना रहे हैं। ऊपर से 4 पेज का सिनॉप्सिस नहीं करवा रहा हूं कि 4 पेज का सिनॉप्सिस करा दिया, चल बच्चा आप एमसीक्यू करते, नहीं वैसा नहीं कर रहा हूं। पूरा कंप्लीट चैप्टर हो रहा है यहाँ पे। और उसके साथ में हम 2024 के जो एकदम महत्वपूर्ण, मतलब पूरे के पूरे 2024 के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करवा रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिलेक्टेड मैंने ले लिया, इंपॉर्टेंट इजी वाले ले लिए जो बच्चों को दे दिया और बाकी टफ वाले मैंने छोड़ दिए।
आप ब्रह्मास्त्र लेके क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि सर आप एक एक क्वेश्चन करवा रहे हो। तो वो चीज के साथ हम यहाँ पर हैं। मैंने क्लास 11 अभी हमारा जस्ट शुरू हुआ है। मैं चाहता हूं कि क्लास 12 शुरू होने से पहले आप हमारे क्रैश कोर्स में आ जाइए, ताकि क्लास 12 का पोर्शन हम मिलकर बवाल मचाते हैं, मिलकर धमाल मचाते हैं। अच्छा, अब जरा मैं लूंगा थोड़ा सा आपका डाउट जो चैट में चल रहा है, ठीक है। चलिए जरा देखते हैं भाई चैट में क्या चल रहा है। यस, एक बच्चा कोई लिख रहा था कि सर 3 घंटा सफिशिएंट है क्या एक चैप्टर के लिए? जरा देख लेते हैं हम लोग। मैथ्स सर टाइम खत्म हो गया सर, पेपर सबमिट करना रह गया तो सर ऑटोमेटिक सबमिट होता है। हाँ बच्चा, टाइम खत्म हो गया और पेपर सबमिट नहीं किया ना तो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। जितने क्वेश्चन छूट गए वो छूट जाएंगे, फिर वो छूट जाएंगे, फिर उसके लिए कुछ ऑप्शन नहीं है। चलो और क्या बोल रहे हैं भाई? सारा बोले कि 3 आवर सफिशिएंट है केमिस्ट्री के लिए, बट उतने में तो क्वेश्चन ही सॉल्व होगा, तो फिर रीडिंग टाइटल ये सब का बात करें। विशाल बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो बच्चा, 3 घंटे का मतलब ये नहीं कि 3 घंटे में सिर्फ आपको एक दिन के लिए मैं बोल रहा हूं। जैसे आप इस तरह से प्लानिंग कर सकते हो कि यार अगर मैं आज बैठा हूं पढ़ने के लिए, ध्यान से सुन बच्चा, तो आज के दिन में क्या करूंगा, खुल के अगर मैं पढ़ाई करने बैठा हूं तो आज के दिन में 1.5 घंटे में पहले चैप्टर को समझूंगा, अंडरस्टैंडिंग करूंगा क्या है क्या नहीं है, चैप्टर को समझ लिया अच्छे से, रीडिंग कर लिया, सब कुछ कर लिया, और बचे हुए 1.5 घंटे में मैं 1 या 2 साल का पेपर सॉल्व करूंगा। मतलब 21 का मैंने समझो पूरा उस चैप्टर का मैंने क्या किया, पूरा एमसीक्यू सॉल्व कर लिया। 3 घंटे में मैंने एक काम किया। अभी 2022-23 के बचे हुए तो उसको छोड़ दो फिलहाल। फिर दूसरा मैथ्स के टाइम पे भी आपने ऐसे ही किया, तीसरा ऐसे ही किया। फिर अब आपकी स्पीड बन चुकी है, तो फिर अगले दिन बीच में एक दिन और बैठो, ठीक है, एक्स्ट्रा एफर्ट लेके। जहां पर 1 घंटा बैठेंगे आपको 22-23 के खत्म कर दो, क्योंकि जब आप 21 के या 22 के खत्म कर चुके रहेंगे तो बच्चा वहां 1 साल खत्म करने में टाइम कम जाएगा। बच्चा मैथ्स में फिजिक्स में टाइम ज्यादा जा सकता है, बट इनमें टाइम कम लगेगा। और ये कुछ कुछ चैप्टर में टाइम लगने वाला है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स, आपका लेड कीटोन हो गया, ठीक है। लेकिन जो इजी चैप्टर हैं, और चैप्टर अगर डेंजर देखेंगे तो बहुत कम डेंजर चैप्टर हैं। डेंजर चैप्टर देखेंगे तो केमिस्ट्री में बहुत कम है। जैसे कि अगर मैं लॉजिकली बताऊं डेंजर चैप्टर कौन कौन से है, तो यही जो मैंने बताया आपको 3-4 चैप्टर डेंजर है। बाकी पॉलीमर, ग्रीन केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स, अमाइंस, पीछे आएंगे तो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, हाइड्रोजन डेरिवेटिव, सब इजी चैप्टर हैं। उसके बाद आएंगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल काइनेटिक्स, उसके बाद फिर सॉलिड स्टेट, आयनिक इक्विलिब्रियम, ये सब इजी चैप्टर हैं। इनको आराम से कर लेंगे आप, शायद 3 घंटा मेरे ख्याल से सफिशिएंट भी रहेंगे, ठीक है। तो ये आपको प्लानिंग करना है कि पहले मैं कम से कम 2 ईयर के पेपर तो सॉल्व करूं। 24 का सर करवा रहे हैं, 21-22 का मैं कर लेता हूं, बचा 23 का, फिर 23 का मैं एज ए रिवीजन बाद में करूंगा। मतलब आपको रिवीजन भी तो करना है एंड में, जहां पे 7 दिन पहले आप वापस एक दिन लेकर बैठेंगे और एक दिन में सबको उड़ाएंगे, एक दिन में 3-3, 4-4, 5-5 चैप्टर करेंगे, तो वो भी तो करना है, क्योंकि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप अभी कर लेते हो और बाद में सीधा एग्जाम में बैठोगे तो तकलीफ आ जाएगी। तो 1 साल का पेपर आप होल्ड करके रखो, जिसको आप एकदम एग्जाम के 7 दिन पहले, 8 दिन पहले, जब आपको पता चल जाएगा कि मेरा शिफ्ट ये है, मेरा एग्जाम इस तारीख को है, तो उसके 7 दिन तक आपका क्या होगा बच्चा, आपको प्लानिंग मिल जाएगी। अच्छा मेरा एग्जाम अगर इस तारीख को है तो मुझे जो है कि 7 दिन पहले मुझे पढ़ाई करनी है, तो आप कम से कम उस 7 दिन में पूरे केमिस्ट्री के उस ईयर के पेपर सॉल्व करो, ताकि आपको एक फ्लो मिल जाए कि यार वापस से वो आपका जो पैटर्न है वो एकदम अच्छे से आप अचीव कर सको। चलो और जरा बताओ बच्चा क्या है? यस 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 यस, 1 नंबर टीचिंग सर, थैंक यू बच्चा। यस, और बोलो जरा यहाँ पर, डेली सेल्फ स्टडी प्लस रिवीजन कैसे मैनेज करें सर? यस, पीछे का भूलते जा रहा हूं। चलो ये बढ़िया क्वेश्चन है कि सर डेली सेल्फ, देखो टाइम टेबल जो मैंने बताया उसमें आपको बच्चा क्या करना है, रिवीजन ही करना है, सेल्फ स्टडी करना है। सर मैं पीछे का भूलते जा रहा हूं, इसीलिए बोल रहा हूं कि आप सारे ईयर के एक ही बार मत सॉल्व करो। आप ये ट्राई करो कि यार अगर मैं समझो कि इस वीक में मैंने 4 चैप्टर खत्म किए, या एक वीक में 7 दिन होते हैं, मैंने 14 चैप्टर खत्म किए, एक दिन में 2 कर रहे हो, तो फिर वीक का एक दिन ऐसा भी रख दो जहां पर वो 14 चैप्टर के क्वेश्चन को आप रिवीजन करो। एटलीस्ट 10-12 क्वेश्चन ही पढ़ो, 10-12-15 क्वेश्चन ही करो एक चैप्टर का, चलेगा। लेकिन वो वापस 12-13 चैप्टर जो आपने किए हुए एक हफ्ते के अंदर, उनको रिवाइज करो। तो ये स्ट्रेटेजी रहेगी तो बच्चा आपको भूलेंगे नहीं। रिवीजन का मतलब होता है कि जैसे कि आप मुझे अगर बहुत दिन तक नहीं देखेंगे ना, तो आप मुझे ना नाम भूल जाएंगे, अरे ये सर कौन थे यार, हमको पढ़ाते थे केमिस्ट्री, अरे याद नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप रोज मिलेंगे ना और सिर्फ देखेंगे, मुझसे बात भी मत करो, बस मुझे देखो, तो भी मालूम लगा रहे तो सोविन सर है, हमको केमिस्ट्री पढ़ाते, समझे? तो बात यही है बच्चा, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बस आपको कंसेप्ट के साथ अपना मैचअप करके रखना है, पैचअप करके रखना है कि भाई तू मुझे देख, मैं तुझे देख रहा हूं, खत्म कहानी। यस, जरा बोलो और कुछ बच्चा, और कुछ? लाइव की जगह पे मैं अपने हिसाब से रिकॉर्डेड, देखो बिल्कुल सही है, आप लाइव की जगह पे रिकॉर्डेड देख सकते हैं 1.5 के स्पीड में, समय वहां पर भी बच सकता है, वो भी कर सकते हो, ठीक है। आपको लग रहा है कि सर रात को मैं जरा ज्यादा जागता हूं तो मैं उस टाइम पे लाइव देखूं तो रिकॉर्डेड देखूं चलेगा, बिल्कुल उस टाइम को आप रिकॉर्डेड देखने में यूटिलाइज कर लो और सुबह जल्दी उठ के उसकी प्रैक्टिस कर लो। ये आपके ऊपर है। टाइम टेबल में ये ध्यान देना है कि मैंने क्या बोला, 3-3-6 और लगभग 3-9, मतलब 9 से 10 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करनी है। मेरे टाइम टेबल में मैं यही बताना चाह रहा हूं कि यार अगर आप कम से कम 4-5 घंटा अगर आप लेक्चर देख रहे हो
और 10 घंटा पढ़ाई कर रहे हो तो 5 घंटा लगभग समझो कि 15, मतलब अगर मैं 1.5 घंटा मान के चलो तो 15 या 45, 5 घंटा लेक्चर हो रहे हैं, 4.5 5 घंटा लेक्चर हो रहे हैं, 5 घंटा लेक्चर हुआ, 9 10 घंटा आप पढ़ाई कर रहे हैं, 15 घंटा, और बचा हुआ जो टाइम है बच्चा उसमें सोने खाने पीने में लगने वाला है, वो बाय डिफॉल्ट है। 10 घंटे में अगर आप 3-4 घंटा आप थोड़ा सा आराम कर रहे हो, दोपहर को आराम कर रहे हो, और 6 घंटा कम से कम आप शाम को रात को सो रहे हो, तो उतना ह्यूमन बॉडी को चाहिए ही चाहिए। ठीक है, टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जिसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहे। एकदम रिजिड टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं हो पाता है, तो आप कम से कम 1-2 घंटे का बफर रखना ही पड़ेगा आपको, समझे? यस, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, ये हुई ना बात। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस सेशन के साथ, इस वर्कशॉप के साथ में जो बच्चों को एक डाउट था कि सर हाउ टू गेट 99 परसेंटाइल, यहां पे देख लो, जो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन था कि सर हम 99 कैसे लाएंगे, उसके आंसर के बहुत नजदीक आप पहुंचे होंगे। एक क्विक तरीके से मैं रिमाइंडर दे देता हूं कि भाई क्या क्या हमने कवर किया था। तो पहले आपको स्ट्रेटेजी मैंने बताई कि आपको क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, फिर मैंने बताया कि क्या सीक्रेट्स है 99 लाने के, और एंड में क्या टिप्स आपको लेके जाना होगा आपके एंट्रेंस एग्जाम में, वो चीज मैंने कवर की। और अपना जो मेंटर है, अपना जो गाइडर है, अपना जो टीचर है, हाई क्वालिटी वाले टीचर को ही चूज करो, हाई क्वालिटी वाले बुक को चूज करो जिसके अंदर परफेक्ट एमसीक्यू सीटी सेल की तरफ से लिए गए हो, जिससे कि आपको प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ ये जो हमारा प्यारा सा वर्कशॉप है इसे मैं एंड करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस वर्कशॉप में आए और इस वर्कशॉप की शोभा बढ़ाएं। मैं चाहूंगा कि अपने दोस्तों मित्रों यारों को भी ये जरूर शेयर करो, अगर पॉसिबल हुआ बच्चा इसको मैं अनलॉक करके रखूंगा ताकि आप इसे आसानी से देख सकें। ठीक है, मिलते हैं ऐसे एक खूबसूरत से सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।